न्यू चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसको कहते हैं कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चलो न्यू चैप्टर है, हेडिंग देना है ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। लिखा ऐ बातचीत नहीं, हेडिंग दिया। तो चलो चैप्टर का नाम है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। देखो ये क्या होता है, देखो इसको, ये चैप्टर ऐसा है ना कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटका, नहीं रोड पर क्या लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी लिखा रहता है। वही बात है इस चैप्टर में। अगर थोड़ा सा बढ़िया से देख के, अगर बढ़िया से समझ के पढ़ रहा है तब तो मजा आएगा और समझ में आएगा पूरा। अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान इधर उधर हटा तो फिर समझ में नहीं आना, है ना। ऐसा चैप्टर है एकदम सिंपल सा। बहुत लोग को ऐसा होता है ना, इस चैप्टर में क्या होता है कि हमको समझ में नहीं आता है, तो होता क्या है कि बीच में या तो क्लास एब्सेंट कर लेता है तब समझ में नहीं आएगा, पढ़ने अगर आ रहा है तो रहता क्लास में लेकिन ध्यान कहीं और रहता है, तो फिर तो समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा, है ना। तो इसमें है कि एकदम ध्यान से देख के ध्यान से पढ़ो, पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात समझा। तो एकदम आसान चैप्टर है, ऐसा ये नहीं है कि भारी है ना, आसान सा चैप्टर है। लेकिन वही बात है कि इसमें वो मन से नहीं पढ़ता है, ध्यान से नहीं पढ़ता है, बस इधर उधर ध्यान गया, खत्म, समझ में नहीं आएगा। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। देखो क्या लिखा है, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन लिखल है। तो पहले हम लोग कोशिका चक्र के बारे में समझ लेते हैं कि ये कोशिका चक्र होता क्या है, उसके बाद फिर कोशिका विभाजन भी समझ लेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कोशिका चक्र के बारे में कि ये कोशिका चक्र होता क्या है। अब सुनो, इसमें देखो पहले थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मान लेते हैं कि ये सेल है, अब ये सेल है, जब विभाजन और पढ़ेंगे तो अलग से देखेंगे, अलग अलग टाइप्स होता है। अभी बस इतना ध्यान दो कि ये सेल है और ये सेल दो भाग में डिवाइड करेगा, बटेगा। अब दो सेल बना लिया, दो सेल बना लिया, एक सेल विभाजित करके दो सेल बन गया। अब ये सेल विभाजित कब करेगा, ये सेल विभाजित कब करेगा, जब ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा तब। कब करेगा, परिपक्व का मतलब होता है कि इस परिपक्व का मतलब होता है, जैसे कैसे हम लोग कहते हैं कि अब लगता है ये जवान हो गया है ना, अब शादी ब्याह कर दो, अब बाल बच्चा होगा, आराम से घर अपना जीवन यापन करेगा, बढ़िया से जिएगा, है। तो परिपक्व का मतलब जवान हो जाना, है ना, जवान हो जाना, परिपक्व हो जाना, तब ना उसको। और मान लो कि बच्चे है, 8-9 साल के बच्चा है, शादी कर देगा, बाल बच्चा होगा, गधा बाल बच्चा कैसे होगा, नहीं होगा। उस टाइम कोई चीज डेवलप ही नहीं रहेगा, डेवलप नहीं रहेगा। डेवलप मतलब विकासशील सारा कुछ रहेगा, नहीं रहेगा। जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डेवलप नहीं रहेगा। जब वो पूर्ण रूप से जवान हो जाता है तब सारा कुछ डेवलप हो जाता है, तभी जाकर के संतान होगा। तो वही बात इसमें
सेल डिवाइड कब करेगा? तो जब वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा। परिपक्व का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब पूर्ण रूप से वो विकसित हो जाएगा, पूर्ण रूप से वो डेवलप कर जाएगा, तब वो सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जब सेल डिवाइड करेगा, इससे क्या फायदा है? क्या फायदा है सेल डिवीजन करने से? कोई फायदा नहीं है। कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज को हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं और वो बीज से इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। कैसे बन जाता है? हम लोग जब जन्म लेते हैं 2 किलो 2.5 किलो के रहते हैं, अभी 60 किलो 65 किलो होता होगा, गधा सब खा खा के मोटा जाता है। अब ये कैसे हो जाता है? क्या वजह है? क्यों हम लोग इतना हाइट जो बढ़ रहा है, किसके वजह से बढ़ रहा है? तो इसमें सबका है रोल है, सेल डिवीजन करने से, है ना, कोशिका विभाजन करने से तब ना। अरे सिंपल सी बात है कि कोशिका की संख्या कम है, जब जन्म लेते हैं तो कोशिका की संख्या कम रहता है, और जैसे ही बड़ा होता है मतलब कोशिका में जो वृद्धि होगा वो कहाँ जाएगा? शरीर में न रहेगा, वही ना बड़ा होता है, लंबा होगा, हाथ पैर बड़ा होगा, सारा कुछ जो भी ऑर्गेन है सारा कुछ लंबा होगा, बढ़ेगा। तो इस सेल डिवीजन के कारण ही बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सेल डिवीजन कब करेगा? जब ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा, है ना, मैच्योर हो जाता है, तब ये डिवीजन करने के लिए पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है, तब वो डिवीजन करता है। तो पहले हम लोग सेल साइकिल में क्या देखेंगे कि ये परिपक्व कैसे होता है, कैसे मैच्योर हो जाता है कोशिका विभाजन करने के लिए, है ना, तब जाकर के विभाजन होता है। तो पहले कौन साइकिल हम लोग पढ़ेंगे? सेल साइकिल के। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, सारा कुछ इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, अब कोशिका चक्र कहेंगे क्या होता है? तो देखो क्या होता है कि कोई भी सेल है, कोशिका है, तो कोशिका में वृद्धि करने के लिए, विभाजन करने के लिए इसमें क्या होता है? एक चक्रीय प्रक्रिया होता है। उसी चक्रीय प्रक्रिया को बोलते हैं कोशिका चक्र कहते हैं। अब ये कौन कौन सा चक्र चलता है, कौन कौन सा प्रोसेस चलता है जिसके वजह से? अरे देखो, चक्र का मतलब क्या होता है? चक्र का मतलब होता है, जैसे जल चक्र पढ़ा है, जल चक्र, हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये सब पढ़ा है, ऑक्सीजन चक्र। इस सब में क्या होता है कि जहां से चला वही घूम फिर के आ जाना, उसी को ना चक्र कहते हैं। चक्र का मतलब है जैसे जल है, जल से वाष्प बन के उड़ा ठोस अवस्था में आया, फिर द्रव अवस्था में आकर के पानी बन गया, तो ये क्या हो गया? पानी से फिर पानी बन गया। यही ना चक्र कहलाता है, यही घूमते रहता है। अगर ये नहीं घूमते रहता, पानी बन के वाष्प बन के उड़ जाता, नहीं रहता, तो अभी पानी रहता, सब पानी नहीं सूख गया रहता, सूख जाता। बारिश अगर नहीं हो तो पानी हो। तो ये क्यों होता है? ये ऊपर वाष्प बन के जाता है, जमा होता है, फिर ठोस अवस्था में आता है, फिर वो द्रव अवस्था में आकर फिर पृथ्वी पर आ जाता है, फिर पानी मेंटेन कर लेता है, तब ना रह रहा है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन चक्र अगर नहीं चलता, कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र नहीं चलता, तो पृथ्वी पर से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गया रहता, ऑक्सीजन खत्म हो गया रहता, सारा कुछ खत्म हो गया रहता। तो चक्र का मतलब है कि जहां से चला वहीं से घूम फिर के आ जाता। तो इसमें अब देखो, ये सेल जब पूर्ण रूप से विकसित करेगा, ग्रोथ करेगा, वृद्धि होगा, और वृद्धि होने के बाद ये सेल डिवाइड करेगा, फिर इस सेल बना 2 सेल, और फिर इस सेल में क्या होगा? फिर इस सेल में ग्रोथ करेगा, सारा कुछ वृद्धि होगा, परिपक्व होगा, जो भी चीज बनेगा सारा कुछ फिर बनेगा, फिर पूर्ण रूप से तैयार होगा, फिर ये डिवाइड करेगा, फिर डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, ये भी फिर पूर्ण रूप से डेवलप होगा, सारा कुछ होगा, फिर डिवाइड करेगा, फिर वही। मतलब ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है, ये कभी रुकता नहीं। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो इसी को कहते हैं कोशिका चक्र कहते हैं। बात समझा? कोशिका चक्र कहते हैं। लिखो डिफिनीशन, पहले लिखो, हेडिंग दिए हैं, नीचे से लिख लो, या हेडिंग दे दो पहले, सेल साइकिल, हेडिंग दे दो अलग से, हेडिंग दे दो, हेडिंग देना सेल साइकिल। कोशिका चक्र, सेल साइकिल, कोशिका चक्र।
हेडिंग दिया, लिखो इसमें, देखो कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान कोशिकाओं में, कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन के दौरान कोशिकाओं में, कोशिकाओं में चक्रीय परिवर्तन होता है, कोशिकाओं में चक्रीय परिवर्तन होता है, कोशिकाओं में चक्रीय परिवर्तन होता है, कौमा इस चक्रीय परिवर्तन को, इस चक्रीय परिवर्तन को कोशिका चक्र कहते हैं, इस चक्रीय परिवर्तन को कोशिका चक्र कहते हैं। इस कोशिकी क्या लिखा, इस चक्रीय परिवर्तन को कोशिका चक्र कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। तो कोशिका चक्र के दौरान क्या होता है, पूर्ण रूप से परिपक्व होता है और परिपक्व होने के बाद कोशिका विभाजन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, ऐसे पॉइंट बना के लिखो, नीचे पॉइंट बना के देखो। कोशिका चक्र के दौरान, कोशिका चक्र के दौरान, कोशिका चक्र के दौरान प्रत्येक कोशिका में, कोशिका चक्र के दौरान प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में सबसे पहले, प्रत्येक कोशिका में सबसे पहले पूर्ण रूप से, प्रत्येक कोशिका में सबसे पहले पूर्ण रूप से विकसित और वृद्धि होगा, पूर्ण रूप से विकसित और वृद्धि होगा, विकसित और वृद्धि होगा। तब उसके बाद, तब उसके बाद, तब उसके बाद कोशिका विभाजन प्रारंभ होगा। अब उसके बाद कोशिका विभाजन प्रारंभ होगा। तब उसके बाद कोशिका विभाजन प्रारंभ होगा, लिखा। तब उसके बाद कोशिका विभाजन प्रारंभ होगा, कोशिका विभाजन प्रारंभ होगा। तो देखो क्या अभी लिखे, पहला पॉइंट में हम लोग लिखे कि कोशिका जब वृद्धि करेगा, वृद्धि और कोशिका विभाजन करेगा तो इसके दौरान एक चक्रीय परिवर्तन होगा। मतलब चक्रीय परिवर्तन, अब छोटा सेल रहेगा, छोटा से फिर बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद उसके अंदर सारा जो ऑर्गेनेल है उसमें डेवलप होगा, विकसित होगा। जो डीएनए है उसका रिप्लिकेशन होगा, मतलब द्विगुणन करेगा, डबल होगा। उसके बाद फिर पूर्ण रूप से जब विकसित हो जाएगा तो फिर वो डेवलप करके क्या करेगा, फिर से विभाजित होगा। विभाजित करने के लिए पूर्ण रूप से तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय परिवर्तन कहेंगे, कोशिका चक्र कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। और कोशिका चक्र जब पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है तब फिर कोशिका विभाजन होगा। तो ये चक्र कितने अवस्था में पूर्ण होगा, कौन कौन सा फेज होता है ना। अब उस फेज के बारे में हम लोग लिखते हैं, तो हेडिंग लगाते हैं अलग से, है ना। प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल, हेडिंग दो, कोशिका चक्र की प्रक्रियाएं, हेडिंग देना, कोशिका चक्र की प्रक्रिया। कोशिका चक्र की प्रक्रिया, कोशिका चक्र की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ
सेल साइकिल, प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल। लिखा, लिखो, डैश दे करके लिखना उसमें। दो प्रक्रिया में ये पूर्ण होता है, लिखो, दो भागों में लिखो। देखो, यह दो भागों में पूर्ण होता है, यह दो भागों में पूर्ण होता है, दो भागों में पूर्ण होता है। दो भागों में पूर्ण होता है। लिखा? कौन कौन? पहला लिखो, अंतरावस्था, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, अंतरावस्था। दूसरा एम फेज, एम प्रावस्था, इसको ऐसे लिखो, एम प्रावस्था, एम फेज। देखो, एम का मतलब क्या होता है? माइटोटिक, माइटोटिक, इसका मतलब सूत्री, सूत्री प्रावस्था भी लिख सकता था। एम प्रावस्था, एम फेज, एम मतलब माइटोटिक, सूत्री, या डायरेक्ट लिख सकता था तो सूत्री प्रावस्था भी बोलते। सब बात इसमें आ गया, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो दो सेल साइकिल जो होता है, दो फेज में क्या होता है? दो पार्ट्स में कंप्लीट होता है। कौन कौन पार्ट्स में कंप्लीट होगा? अंतरावस्था और एम फेज, है ना। एम का मतलब सूत्री प्रावस्था भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? तो ये दो प्रोसेस के द्वारा सेल साइकिल कंप्लीट होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अंतरावस्था क्या होता है इसमें, है ना, क्या होता है। तो पहला हेडिंग देना है अंतरावस्था। अंतरावस्था, इंटरफेज, अंतरावस्था, इंटरफेज। देखो, अंतरावस्था क्या होता है, ध्यान से सुन। हम अभी तक क्या समझे कि सेल का, कोशिका का जो विभाजन होगा, विभाजन होने से पहले वो परिपक्व होगा, है ना, पूर्ण रूप से परिपक्व होगा। परिपक्व का मतलब होता है कि कोशिका पूर्ण रूप से वृद्धि कर लेगा, पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, है ना, तो हम लोग कहेंगे परिपक्व हो जाना। तो कोशिका पहले पूर्ण रूप से क्या होगा? परिपक्व होगा। उसके बाद जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा, तब जाकर के वो कोशिका विभाजन करेगा। तो ये परिपक्व कैसे होगा? देखो, तो इसका प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका चक्र का। तो ये दो फेज में, दो पार्ट्स में क्या होता है? कंप्लीट होता है। दो पार्ट्स कौन कौन हो गया? एक है अंतरावस्था और दूसरा एम प्रावस्था, है ना। तो दो फेज में। अब ये अंतरावस्था है, तो अंतरावस्था ये क्या होता है? तो देखो, अंतरावस्था में क्या होगा? अंतरावस्था में जो कोशिका होता है, जो कोशिका होता है, वो कोशिका पूर्ण रूप से, है ना, पूर्ण रूप से ये क्या करेगा? वृद्धि करेगा। पूर्ण रूप से वो विकसित होगा, वृद्धि और विकसित होगा, है ना, वृद्धि और विकसित होगा। पूर्ण रूप से वृद्धि और विकसित होगा कोशिका। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा, है ना, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा। इसमें कोशिका विभाजन होगा कि नहीं होगा? कोशिका विभाजन नहीं होगा,
है ना। कोशिका विभाजन कब होगा उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जब अंतरावस्था पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो अंतरावस्था कंप्लीट कब होगा, जब इसमें सेल का पूर्ण रूप से ग्रोथ हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, तब इंटरफेज अंतरावस्था कंप्लीट होगा। और कंप्लीट होने के बाद तब जाकर के कोशिका विभाजन होगा। तो क्या इस फेज में, इंटरफेज में कोशिका विभाजन होगा? नहीं होगा। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसमें केवल कोशिका विभाजन करने के लिए तैयार हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसमें कोशिका विभाजन करने के लिए तैयार हो जाता है, विभाजन करता नहीं है। वो करेगा जब हम लोग कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तब। तो ये इंटरफेज, कोई भी सेल है जब डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने से पहले, डिवीजन करने से पहले उसमें इंटरफेज होगा, तभी ना सेल डिवाइड करेगा। इंटरफेज होगा, पूर्ण रूप से सेल ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा, तब जाकर के क्या होगा, सेल कोशिका विभाजन होगा। बात समझ में आ रहा है? तब जाकर के ये क्या होगा, कोशिका विभाजन होता है। इंटरफेज भी, ये भी अलग अलग इसका टाइप्स होता है ना। 3 तरह के हम लोग पढ़ेंगे, इसमें अलग अलग फेज होता है। एक तो होगा G1 फेज होता है ना। उसके बाद S फेज होता है, S फेज होता है, और एक G2 फेज होता है। G2 फेज होता है, अलग अलग होता है। 3 फेज में ये इंटरफेज कंप्लीट होता है। तो 3 फेज में कैसे कंप्लीट होगा वो अलग से पढ़ेंगे। पहले अंतरावस्था के बारे में 1-2 लाइन लिख लेते हैं। लिखो इसमें डैश देकर, इसमें डैश दे करके लिखो। यह कोशिका चक्र का विराम प्रावस्था है, विराम प्रावस्था है। यह कोशिका चक्र का विराम प्रावस्था, विराम मतलब स्थिर रहना, है ना। विराम प्रावस्था है, विराम प्रावस्था है। उसे में लिखना, इसके दौरान कोशिका विभाजन नहीं करता है, केवल इसके दौरान कोशिका विभाजन नहीं करता है, कोशिका विभाजन नहीं करता है, केवल कोशिका विभाजन करने के लिए, केवल कोशिका विभाजन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होता है, केवल कोशिका विभाजन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होता है। लिखा गया, केवल क्या होगा, कोशिका विभाजन करने के लिए तैयार होता है। बात समझ में आ रहा है? कोशिका विभाजन करने के लिए केवल तैयार होगा, इसमें कोशिका विभाजन इसमें नहीं होगा, केवल तैयार होता है। और तैयार होने के लिए इसमें 3 फेज होता है ना, G1 S G2। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। देखो अंतरावस्था, अंतरावस्था 3 प्रावस्थाओं में, अंतरावस्था 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है। अंतरावस्था 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है। 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है। लिखा, 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है। कौन कौन में पूर्ण होता है, ये सब होता है, लिखते हैं अलग से। देखो पहला है पश्य सूत्री अंतराल
अंतराल नहीं लिखो, अंतरकाल। अंतरकाल प्रावस्था। दूसरा संश्लेषित प्रावस्था। संश्लेषित प्रावस्था। तीसरा पूर्वसूत्री अंतरकाल प्रावस्था। तीन तरह के, पश्य सूत्री अंतरकाल प्रावस्था, संश्लेषित प्रावस्था, पूर्वसूत्री अंतरकाल प्रावस्था। पूर्वसूत्री अंतरकाल प्रावस्था। पूर्वसूत्री अंतरकाल प्रावस्था। पूर्वसूत्री अंतरकाल प्रावस्था लिखा गया। इसको बोलते हैं गैप 1 एस फेज G2, ऐसे लिखेगा। इसको बोलते हैं गैप 1 फेज, और इसको शॉर्ट फॉर्म में G1 फेज कहते हैं। इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं एस फेज। देखो इसमें ज्यादा यही फेमस है, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। इसको कहते हैं गैप 2 फेज, मतलब G2 फेज। ये सब कहेगा तो कोई नहीं नाम समझेगा ना। इसका सबसे ज्यादा फेमस G1 फेज, एस फेज और G2 फेज ये है, तो उसी को याद रखना। G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। लिखा गया। तो पहला हेडिंग दो, पश्य सूत्री अंतरकाल प्रावस्था। पश्य सूत्री अंतरकाल प्रावस्था, इसको लिखना है G1 फेज। तुम लोग पूरा नाम लिखो, हम सीधे G1 फेज लिख दिए। ये पूरा नाम लिखो, हेडिंग देना G1 फेज। बहुत ज्यादा G1 फेज। G1 फेज लिखा, G1 फेज। देखो G1 फेज क्या होता है, हम अभी 2 फेज बताए थे। इससे पहले यहां 2 प्रोसेस बताए थे ना, अंतरावस्था और एम फेज। देखो जब ये कंप्लीट हो जाएगा एम फेज जब कंप्लीट होता है तब अंतरावस्था स्टार्ट होगा। कब? जब एम फेज कंप्लीट होगा तब, तो कंप्लीट होगा तब जाकर के अंतरावस्था स्टार्ट होगा। तो अंतरावस्था में हम लोग देखे 3 तरह के, 3 तरह के है ना, तो 3 तरह के है। तो पहले कौन स्टार्ट होगा? पहले ये स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर ये, फिर उसके बाद एम फेज कंप्लीट होगा, और एम फेज के बाद फिर ये, फिर एम फेज, फिर ये। इसी को ना साइकिल कहते हैं। साइकिल यही ना होता है, घूमते रहेगा, ये चलते रहेगा हमेशा। तो ये जो पश्य सूत्री, या फिर हम लोग कह सकते हैं G1 फेज है, जब एम फेज कंप्लीट हो जाएगा तब स्टार्ट होगा इंटरफेज, और इंटरफेज में कौन? G1 फेज। कौन स्टार्ट होगा?
G1 फेज। और इस फेज में क्या होगा कि जो सेल है, देखो ध्यान से, जो सेल है अभी तो छोटा सा सेल होगा, सेल डिवाइड करके आया होगा तो छोटा सा सेल होगा, इसमें बहुत सारा एंजाइम है ना, एंजाइम, हार्मोन, बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल, इसमें सब में क्या होगा, वृद्धि होगा, सब में इसमें विकास होगा, सबकी संख्या में क्या होगा, वृद्धि करेगा। ग्रोथ करने का मतलब क्या है कि उसमें पूर्ण रूप से डेवलप आएगा, सारा कुछ वृद्धि होगा, सारा कुछ बनेगा, संख्या में वृद्धि होगा, तब ना ग्रोथ हुआ। ग्रोथ का मतलब क्या है, हम लोग छोटा से इतना बड़े हो गए, इसका मतलब सारा कुछ में लंबाई चौड़ाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा, सारा कुछ बढ़े कि नहीं बढ़े। तो सेल उतना ही बड़ा रहेगा कि यह सेल का साइज बढ़ेगा, साइज सेल का उतना ही बड़ा रहेगा कि बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। और बढ़ने के बाद मतलब G1 फेज में क्या होगा कि जिसमें उसमें एंजाइम है, हार्मोन है, प्रोटीन होगा, बहुत सारा, वो सब ज्यादा होगा, बढ़ेगा। जो ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल की संख्या, मतलब ऑर्गेनेल मतलब कोशिकांग, कोशिकांग का नाम बता। हाँ, ये सब कोशिका, ये सब की संख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा, ये सब और विकास करेगा, और जब डेवलप होगा तो सेल का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ये होता है किसमें, G1 फेज में। उसके बाद आता है H फेज, नामे है सिंथेसिस फेज। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछता है तो सिंथेसिस फेज से पूछता है। क्यों पूछता है, क्योंकि इस फेज में, किस फेज में, सिंथेसिस फेज में, इस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। डीएनए का रिप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए की संख्या में वृद्धि होता है, दुगुना होता है, द्विगुणित करता है, मतलब दो गुना बनता है। अब मान लो कि ये सेल है, अब एक सेल से दो सेल बना, जैसे मान लो कि यहां पर एक सेल से दो सेल बना, तो इसमें जितना डीएनए होगा, अब डिवाइड करेगा तो दोनों में तो बराबर डीएनए चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, दोनों में बराबर डीएनए चाहिए। तो दोनों डीएनए चाहिए, मतलब दोनों सेल में बराबर डीएनए चाहिए, तो उससे पहले तो इसमें तो एक ही डीएनए है, तो ये क्या करता है, एक से दो बनाएगा, और एक से दो बना करके तब एगो इसको दे देगा, एगो इसको दे देगा, एगो तू लेके जाओ, एगो तू लेके जाओ। तो इसमें एस फेज में सबसे बड़ा यही काम है कि डीएनए का रिप्लिकेशन। कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए का रिप्लिकेशन कौन सा फेज में होता है, तो किस फेज में होगा, एस फेज में होता है, संश्लेषित प्रावस्था में। बात समझ में आ रहा है। तो इस ये काम होता है किसमें, डीएनए का रिप्लिकेशन होगा एस फेज में। उसके बाद है G2 फेज। G2 फेज में सेम यही प्रोसेस होगा, उसमें भी उसमें आरएनए का संश्लेषित होगा, सेल ऑर्गेनेल, यही हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन में वृद्धि होगा, और पूर्ण रूप से वो डेवलप कर जाएगा, विकास कर जाएगा। अब पूर्ण रूप से डेवलप करने के बाद फुल्ली तैयार हो जाता है सेल डिवीजन करने के लिए। जब ये तीनों फेज कंप्लीट हो जाता है तो पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है विभाजन करने के लिए, तब जाकर के सेल का विभाजन होता है। बात समझ में आया यहां तक। तो पहले अभी कौन हेडिंग दिया है, पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था, उसमें डैश दे करके लिखो, फिर एक एक करके तीनों के बारे में लिख लेते हैं। तो उसमें डैश दो और लिखते हैं, किसमें लिखना है, पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था लिखो। यह अंतरावस्था का प्रथम प्रावस्था है, यह अंतरावस्था का प्रथम प्रावस्था है, यह अंतरावस्था का प्रथम प्रावस्था है, लिखा, यह अंतरावस्था का प्रथम प्रावस्था है जो सूत्री प्रावस्था के, जो सूत्री प्रावस्था के, जो सूत्री प्रावस्था के
पूर्ण होने के बाद जो सूत्री प्रावस्था के पूर्ण होने के बाद, सूत्री प्रावस्था के पूर्ण होने के बाद प्रारंभ होता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इस प्रावस्था के दौरान, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इस प्रावस्था के दौरान प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन लिखा, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, हार्मोन, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग इत्यादि संश्लेषित होता है, जिसके कारण कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है, जिसके कारण कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है, जिसके कारण कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है, लिखा, वृद्धि होती है। हो गया। अगला लिखो, अगला हेडिंग दो। क्या हेडिंग देगा? संश्लेषित प्रावस्था। अगला हेडिंग दो, संश्लेषित प्रावस्था। हेडिंग दिया? क्या हेडिंग दिया? सेकेंड, संश्लेषित प्रावस्था। लिखो इसमें डैश देकर लिखो, यह प्रावस्था, एक सेकंड, क्या लिखा? यह अंतरा प्रावस्था लिखना। यह अंतरा प्रावस्था का एक महत्वपूर्ण प्रावस्था है, लिखा, महत्वपूर्ण प्रावस्था है। उसी में लिखना, इस प्रावस्था के दौरान डीएनए का प्रतिकृति, इस प्रावस्था के दौरान डीएनए का प्रतिकृति, डीएनए तो यहां लिख ले, डीएनए रिप्लिकेशन को बोलते हैं प्रतिकृति, डीएनए का प्रतिकृति या डीएनए की मात्रा दुगुना हो जाता है, या डीएनए की मात्रा दुगुना हो जाता है। प्रतिकृति या डीएनए की मात्रा दुगुना हो जाता है, डीएनए की मात्रा दुगुना हो जाता है। तो डीएनए का रिप्लिकेशन या डीएनए का प्रतिकृति किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। ये बात एकदम याद रखना है, कल भी आएंगे तो हम यही बात पूछेंगे, है कि नहीं? और कल केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री की जगह बायोलॉजी होगा, बायो का कॉपी लेके आना, ठीक है? केमिस्ट्री की जगह बायोलॉजी होगा, बायो का कॉपी लेके आना। तो ये हो गया। अगला लिखो, पूर्व सूत्रीय अंतरकाल प्रावस्था। पूर्व सूत्रीय अंतरकाल प्रावस्था।
अगला लिखना पूर्व सूत्री, लिखो ना, हेडिंग दो ना जी। पूर्व सूत्री अंतरकाल प्रावस्था, पूर्व सूत्री अंतरकाल प्रावस्था। पूर्व सूत्री अंतरकाल प्रावस्था, पूर्व सूत्री अंतरकाल प्रावस्था लिखा, लिखो। लिखो इसमें, लिखो, यह अंतरावस्था का अंतिम प्रावस्था है, यह अंतरावस्था का अंतिम प्रावस्था है। लिखा, अंतिम प्रावस्था है जिसके दौरान, जिसके दौरान, जिसके दौरान, जिसके दौरान, लिखा, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, कोशिकांग, कोशिकांग, लिखा, कोशिकांग, कोशिकांग, कॉमा देख लेना, आरएनए का प्रतिरूपी, आरएनए का प्रतिरूपी, आरएनए का प्रतिरूपी, प्रतिरूपी इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि के संश्लेषण में वृद्धि होता है, इत्यादि के संश्लेषण में वृद्धि होता है, के संश्लेषण में वृद्धि होता है, वृद्धि होता है, वृद्धि होता है, लिखा, वृद्धि होता है। उसी में लिखना, इस प्रकार, इस प्रकार कोशिकाओं के आकार में भी वृद्धि होता है, इस प्रकार कोशिकाओं के आकार में भी वृद्धि होता है, इस प्रकार कोशिकाओं के आकार में भी वृद्धि होता है, इस प्रकार कोशिकाओं के आकार में भी वृद्धि होता है। लिख लिया? पैराग्राफ चेंज करके लिखना। लिखो, इस तरह से, इस तरह से कोशिका, इस तरह से कोशिका, कोशिका विभाजन के लिए, इस तरह से कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाता है, तैयार हो जाता है, कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाता है। लिख लिया? तैयार हो जाता है। तो इस तरह से तीनों फेज हम लोग पढ़ लिए, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब कोशिका पूर्ण रूप से तैयार हो गया किसके लिए? विभाजन करने के लिए। अब कोशिका क्या करेगा? विभाजन करेगा। अब कैसे विभाजन होगा? तो मारेंगे, चलिए जाएगा यहां से, दोनों के कह रहे। तो ये था, है ना, S1 कहते हैं सब, G1, S और G2 फेज। मतलब दो तरह के हम लोग पढ़े थे, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में दो फेज, सॉरी 3 फेज। इंटरफेज में 3 फेज, कौन कौन? G1, S और G2। इंटरफेज कंप्लीट। अब इंटरफेज के बाद आता है एम फेज। तो अगला हेडिंग देना एम फेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूत्री प्रावस्था। हेडिंग तो सूत्री प्रावस्था, सूत्री प्रावस्था।
सूत्रीय प्रावस्था। अब विभाजन करने के लिए कंप्लीट हो गया। अब सूत्रीय प्रावस्था में क्या करेगा, कोशिका विभाजन कर लेगा। और कोशिका जो विभाजन करता है उसमें दो पार्ट्स में होता है, दो स्टेज में विभाजन होता है। पहले होगा केंद्रक का विभाजन होगा और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। जैसे कोशिका है, देखो ये कोशिका है, कोशिका में पहले ये तो केंद्रक है, तो पहले केंद्रक का विभाजन होगा और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, कोशिका द्रव्य है। तो पहले ये तो है कोशिका द्रव्य, देखो तो पहले किसका विभाजन हुआ, केंद्रक का। पहले किसका विभाजन हुआ, केंद्रक का। इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के द्वारा पहले केंद्रक का विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य है ये इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के द्वारा किसका विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो इससे अब मान लो कि ये विभाजन किया, विभाजन करने के बाद इससे कितना सेल बनेगा, 2 सेल बनेगा। अब एक सेल यहां बनेगा, ये बना एक सेल और एक सेल ये बना। अब देखो ये सेल जो विभाजन किया, ये सेल जो विभाजन किया, तो इस सेल को कहेंगे पैरेंट सेल। क्या कहेंगे, पैरेंट सेल। पैरेंट सेल का मतलब जनक कोशिका। क्या बोलेंगे, जनक कोशिका। जनक जनक मतलब क्या, माता पिता पेरेंट ने बोलते हैं, तो पेरेंट सेल इसीलिए नाम पर है जनक कोशिका। और ये जो 2 सेल बना है, ये दोनों सेल को कहते हैं डॉटर सेल। क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं, डॉटर सेल। और डॉटर सेल मतलब पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखो हम फेज पढ़ रहे हैं, इस फेज में कोशिका का विभाजन होता है। इसमें जो जनक कोशिका है, जनक कोशिका विभाजित होकर के पुत्री कोशिका बनाता है और 2 प्रोसेस के द्वारा, एक कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होगा और दूसरा साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। और कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी बस इतना बात को हम लोग एम फेज में लिख लेते हैं। लिखो लिखो तो लिखो, यह कोशिका चक्र का, यह कोशिका चक्र का, यह कोशिका चक्र का, यह कोशिका चक्र का विभाजन प्रावस्था है, विभाजन प्रावस्था है। जिसमें केंद्रक विभाजन और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप, जिसमें केंद्रक विभाजन और जिसमें केंद्रक विभाजन और कोशिका विभाजन, केंद्रक विभाजन और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप, केंद्रक विभाजन और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जनक कोशिका विभाजित होकर, जनक कोशिका विभाजित होकर पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। जनक कोशिका विभाजित होकर, जनक कोशिका विभाजित होकर पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। लिखा, पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। लिखा गया, कोशिका का निर्माण करता है। इतना बात समझ में आया। देखो इसको हम एक डायग्राम द्वारा समझाते हैं। अभी जितना बात बताए
उसको हम एक डायग्राम के द्वारा पूरा का पूरा समझा देंगे। इसमें कितने तरह का लिखे हैं? 3 तरह के। पहले तो 2 फेज में बांटे, इंटरफेज और एम फेज। और इंटरफेज को 3 भाग में, G1, S और G2। उसके बाद फिर एम फेज को 2 भाग में। अब ये लिखे अलग से नहीं लिखा है, उसी में लिख दिए हैं, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन लिखे हैं ना। तो साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। देखो यहां बनाते हैं। तीन भाग हो गया। देखो ये मान लेते हैं यहां से ये हो गया क्या? ये हो गया इंटरफेज। इंटरफेज कहां तक? यहां तक। यहां तक इंटरफेज। और उसके बाद क्या बताए थे? उसके बाद क्या था? एम फेज। तो यहां हम ले लेते हैं एम फेज। एम फेज यहां तक हो गया। और देखो उसके बाद एस फेज था, है ना? दिख रहा है ना? सॉरी, एस फेज नहीं था, G1 फेज। G1 फेज। उसके बाद इस ये था एस फेज। एस फेज। और ये है G2 फेज। G2 फेज था, है ना? पहले ही दोनों का। इसमें क्या लिखे थे? G1 फेज में क्या बताए हैं? इसमें बताए हैं संश्लेषण होगा, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, etc कर देते हैं क्या? etc। और एस फेज में क्या बताएं? सिंथेसिस ऑफ डीएनए या रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए कह सकते हैं। नहीं, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए सबसे बड़ा काम उसका। उसके बाद इसमें क्या लिखते हैं? इसमें वही बात है ना? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, आरएनए लिख लो, etc कर लो। इतना बात हो गया। ये था किसका? इंटरफेज का। इंटरफेज में यही 3 फेज ना पड़े थे, G1, S और G2 फेज। और ये तीनों में ये हुआ था। उसके बाद अगर हम इधर बात करें तो इधर देखो, इधर जो है ना, इस पूरा को क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक क्या हो? एम फेज, है ना? और एम फेज में हम लोग देखें, अच्छा चलो रहे दो, यहां तक कर लेते हैं इसको, यहां तक, ठीक है? मतलब यहां से इसमें जो होता है 2 तरह के देखे ना, कौन कौन था? एक कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, जिसको केंद्रक विभाजन लिखे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होगा। और कैरियोकाइनेसिस में जानता है, कैरियोकाइनेसिस में जो होता है, कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज होता है, 1 2 3 4। इसमें अलग अलग होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रोफेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, एनाफेज और टेलोफेज। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। एक लास्ट में बच गया। और ये जो होता है, इसमें होता है, ये तो कैरियोकाइनेसिस और क्या होगा?
साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, अरे साइटोकाइनेसिस ना होगा। अब ये हम बताएं, दो तरह के बताएं। हम अभी तक जितना बात बता रहे थे, अभी 1 घंटा से बता रहे थे, बस इतने बताएं। इतने ना पढ़े हैं, इससे ज्यादा पढ़े, इतने पढ़े हैं, सबको एक जगह ला दिए। तो देखो दो तरह के लिखे हैं सेल साइकिल, इंटरफेज और एमफेज। इंटरफेज में 3 तरह के, G1, S और G2। और उसके बाद एमफेज में 2 तरह के, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये नहीं बताएं तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और ये क्या होता है, किस तरह से होता है, सारा कुछ आगे हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसको बना लो, ठीक है, इसको बना लो नीचे। ये डायग्राम है किसका, सेल साइकिल का। पूरा कंप्लीट कर दिए केवल। है ना, सेल साइकिल मतलब कोशिका चक्र का, कोशिका चक्र का ये बना लो इसको। देखो अभी इसमें इंग्लिश लिखे हैं तो घबराना नहीं है, हम हिंदी सारा लिखाए हुए हैं, है ना। हिंदी सारा लिखे, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम हार्मोन प्रोटीन लिखे, तो एंजाइम हार्मोन प्रोटीन देखे हुआ। अरे इंग्लिश लिखो हिंदी लिखो, एक मन लिखते हो, वैसे ना लिखते हैं। तो सिंथेसिस मतलब होता है संश्लेषण करना, तो वो चीज लिखा हुआ है। इधर रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए लिखा हुआ है, डीएनए का प्रतिकृति करना लिखाए थे, और वही सेम चीज इसमें लिखल है, और बाद बाकी तो वैसे। तो इसको जल्दी से बना लो।